नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज अपने शुरू करेंगे नया टॉपिक सेल, कोशिका। सेल इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कोशिका को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। नर्व सेल होती है ना जो, वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। इसके बाद अपने देखते हैं लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक। साइटिक तंत्रिका को क्या कहते हैं, या साइटिक नर्व को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे लंबी कोशिका। इसके बाद अपने आगे देखते हैं कि इसकी खोज कब की गई। इसकी खोज की गई 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। 1665 रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। ठीक है। इसके बाद में लिविंग सेल की खोज एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने? एंटोन वान लिवेनहॉक ने 1674 में। इसके बाद न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। इसके बाद अपने पढ़ते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका होती है दो प्रकार की। तो पहली कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका स्मॉल इन साइज। साइज में क्या मतलब? आकार में छोटी होती है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। एक क्रोमोजोम या सिंगल क्रोमोजोम होता है। इसमें एक गुणसूत्र होता है या फिर एकल गुणसूत्र वाली कोशिका इसको कहा जाता है। नो मायोसिस। माइटोसिस। माइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है, ये कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया होती है, वो इसमें पाई नहीं जाती। माइटोसिस इसमें नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है, वो इसके अंदर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। इसके बाद अपने आगे देखते हैं सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन। विखंडन के द्वारा इसका कोशिका का क्या विभाजन होता है। अब विखंडन क्या होता है, ये एक सवाल आता है। तो विखंडन किसे कहते हैं? फिजन। फिजन या फिर हिंदी में इसको कहते हैं विखंडन। तो ये कौन सी प्रोसेस है इसका आपने जानते हैं क्या होता है? द प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर सेपरेट डॉटर सेल्स। इसका मतलब है वह प्रक्रिया जहां एक कोशिका दो या दो से अधिक अलग अलग संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, क्या कहलाता है? विखंडन या फिजन। जैसे ये किस में होता है? अमीबा। अमीबा अमीबा होता है जो, उसमें ये विखंडन पाया जाता है। जैसे क्या होता है? सबसे पहले देखो, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल मतलब जिससे इसकी उत्पत्ति होगी। ये एक सेल है। ये क्या करेगा? इसका जो न्यूक्लियस होता है मतलब केंद्रक होता है, वो दो भागों में बंट जाता है। वो बंटने के बाद में जैसे ये साइटोप्लाज्म होता है ना, जो जो कोशिका को पोषण प्रदान करता है, जिसके अंदर मतलब अलग अलग जो अंग होते हैं, वो कोशिका के अंग होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। जो केंद्रक होता है वो तो क्या होता है? इसका दिमाग होता है एक तरीके से, ये सारी कार्रवाई पूरी करवाता है कोशिका के अंदर। तो पहले केंद्रक बन जाता है, फिर धीरे धीरे जो इसको वृद्धि करने के लिए जो इसके आसपास का जो वातावरण है, या फिर इसके आसपास की जो 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 जरूरी जरूरी चीज़ें हैं, वो भी आपस में बंट के फिर बाद में क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। और एट द एंड ये जब अलग अलग हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विखंडन या फिर फिजन कहा जाता है। ये प्रोकैरियोट जो सेल है, इसकी ये डायग्राम है। इसके अंदर देख लो, राइबोसोम भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ये कोशिका के अंग है। इसके बारे में भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लियोइड कंटेन्स द सेल्स डीएनए। न्यूक्लियोइड होता है वो सेल में जो डीएनए होता है, उसका क्या, उसको अपने पास रखता है। सेल वॉल ये सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म ये प्रोकैरियोट के जो अंग है, उसके बारे में अपने अध्ययन किया है। अब अपने आगे देखते हैं दूसरे प्रकार का यूकैरियोट। यूकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद में ये क्या साइज या फिर आकार में ये क्या होता है? बड़ा होता है। बिग इन साइज, हैविंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है इसके पास, केंद्रक होता है। ठीक है। इसके बाद अपने देखें मोर देन वन क्रोमोसोम। एक से अधिक गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब अपने आगे देखते हैं, ये सेल डिवीजन
टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस या मेयोसिस। या तो कोशिका विभाजन होता है इसके अंदर, या तो ये माइटोसिस से होता है या फिर होता है मेयोसिस के द्वारा। इसका ये डायग्राम आ गया जिसके अंदर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है, स्मूथ होती है, दो प्रकार की होती है, माइक्रोफिलामेंट्स, लाइसोसोम हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन जो डीएनए होता है उसमें पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवलप, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, ये सारी चीज़ें हैं ना जितनी भी, ये सारों के बारे में अपने ध्यान से पढ़ेंगे इसके अंदर पार्ट्स में बांट के। ठीक है, तो ये सारी यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। देखो जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसके अंदर ये क्या होता है, देखो माइटोसिस का मतलब है ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स ईच हैविंग द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट न्यूक्लियस। इसमें इसकी प्रक्रिया क्या क्या है मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप दो पुत्री कोशिकाएं जिनमें से प्रत्येक में मूल केंद्रक के समान संख्या और प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। जैसे देखो ये इसमें क्या होता है कि इसमें शुरू में जब विभाजित होते हैं तो दो पुत्री कोशिकाएं बनते हैं जिसमें मूल केंद्रक से समान, जो केंद्रक है पहले जिससे ये बनती है, उसके केंद्रक के समान दो समान आकार के और दो समान संख्या के, मतलब एक जैसे गुणसूत्र होते हैं वो बंट जाते हैं। बंटने के बाद में वो अलग अलग दो भागों में बंटने के बाद में जो ये प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे क्या कहते हैं, समसूत्री या फिर माइटोसिस। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस देखो माइटोसिस है, इसके अंदर क्या, ये मदर सेल है। मदर सेल रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति एक जैसे दो बना देती है। बनाने के बाद में वो धीरे धीरे दोनों अलग होते हैं, जिसके अंदर समान रूप से क्या गुणसूत्र पाए जाते हैं, और समान रूप से ये इनके मतलब जो आकार या प्रकार होता है ये एक जैसा ही होता है दोनों का। ठीक है, ये दोनों फिर बाद में अलग अलग हो जाते हैं, तो दो डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं बन जाती है एक मदर सेल के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये कार्य करता है। इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस है कोशिका विभाजन की, उसे कहते हैं मेयोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड प्लांट स्पोर्स। एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाएं होती है, मतलब इससे 4 संतति कोशिकाएं बनती है इस प्रोसेस से, जिनमें मूल कोशिका के गुणसूत्रों की आधी संख्या होती है। जैसे युग्मक और पौधे के बीजाणु होते हैं, जो बीजाणु होते हैं ना, उनका उत्पादन होता है वो इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ना है, अपने को ज़्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना है। ठीक है, टू द पॉइंट अपने को पढ़ना है, जिसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत सुना हो अपनों ने इसके बारे में, जिससे क्या बाद में अपने इजीली अपने आगे अगर कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी आगे अपने नेट का एग्जाम भी देते हैं तो उसमें अंदर अगर इस चीज़ से थोड़ा सा रिलेटेड आ जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल का आ जाता है, तो अपने अच्छे से इसको जान पाएंगे। और सुना लगेगा तो अपने मतलब सुना लगेगा या थोड़ा थोड़ा पढ़ा लगेगा तो अपने इससे क्या कर पाएंगे, इससे अपने अपने ऑप्शंस के सहायता से आंसर को सही भी कर सकते हैं। तो माइटोसिस क्या होता है, जैसे पेरेंट सेल होता है उसके अंदर जैसे समान आकार के डीएनए समान आकार के दो प्रतिकृति बना लेती है, एक इधर बन जाती है एक इधर बन जाती है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मेयोसिस होता है, उसके अंदर पेरेंट सेल होता है, रेप्लिकेट्स बना लेते हैं दो, उनमें से भी आधे आधे बढ़ जाते हैं, आधे आधे बढ़ने के बाद में एक और बार मेयोसिस हो जाता है और लास्ट में क्या 1 2 3 4 डॉटर सेल्स बन जाती है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। इन सब का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप उसको चैनल के बायो में जाके वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जब एक जितनी मुझे चाहिए उतनी संख्या हो जाएगी उस पर, फिर मैं उसमें पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है। और ये डायग्राम आप प्रिंट करके चिपका भी सकते हो अपनी कॉपी में। अब सेल के अपने जो कुछ घटक है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत सेल के जो जो उसमें पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अपने देखते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपने पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द सेल फ्रॉम ऑल साइड इन द सेल मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका को चारों तरफ से घेर के रखती है, हिंदी में अपने देख लेते हैं, कोशिका को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक है, और इसको क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपने देखते हैं इसका और क्या क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। इट इज़ ए सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन केमिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है जिसमें रासायनिक रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटेक्ट्स द सेल,
कोशिका की सुरक्षा करता है। ठीक है, कौन? ये जो झिल्ली है, कौन सी? सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। सेपरेट्स इंटरनल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो आंतरिक पदार्थों को क्या करती है? बाहरी वातावरण से अलग करता है। ये क्या? कौन है? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। आगे अपने पढ़ते हैं। कैटेलाइजेज केमिकल रिएक्शन इन द सेल, कोशिका में रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्प्रेरित करने का मतलब रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उनको करने का, उनको लगातार मतलब इनको चालू रखने का काम क्या करती है? किसी प्रक्रिया या केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक क्रिया को चलने के लिए ये मोटिवेट करती है, एक तरीके से ये मान के चलो। टेक्स इन एंड एक्सपेल्स मोलिक्यूल्स, अणुओं को अंदर लेता है या और अणुओं को बाहर निकालता है, ये काम होता है। जैसे पारगम्य झिल्ली है ना, जो कोशिका के लिए बेनिफिशियल है उसको अंदर ले आएगा, जो कोशिका को नुकसान पहुंचा रहा है उसको हाथों हाथ बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? पारगम्य झिल्ली। कौन? पारगम्य झिल्ली, या फिर अपने किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसमें पारगम्य झिल्ली होती है जो इसकी सहायता करती है। आगे अपने देखते हैं। मेंटेन्स द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना को बनाए रखता है। ठीक है, जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है शरीर कोशिका का एक अंग है जिसके अंदर सारे जो अंग होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपने और डिटेल से पढ़ेंगे आगे, अभी आ जाएगा। प्रोटोप्लाज्म देखो, जीव द्रव्य, कलरलेस मटेरियल, रंगहीन सामग्री होती है ये। कॉम्प्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। कोशिका के जीवित भाग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि और भी हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे मान के चलो कोशिका द्रव्य, जैसे ये क्या है? जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर एक तरीके से मतलब पाए जाते हैं। जैसे ये एक जल रूपी पदार्थ होता है, जल, जिसके ऊपर ये सारे लगे होते हैं। सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके चारों ओर रहती है, ये एकदम बीच में रहता है और घिरा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इट इज स्टिकी सब्सटेंस हैविंग 60 to 90% वाटर इन इट, यह एक चिपचिपा पदार्थ है जिसमें 60 से 90% पानी होता है। प्रोटोप्लाज्म देखो, प्रोटोप्लाज्म होता है ना जो, वो किसका जोड़ होता है? देखो, साइटोप्लाज्म होता है ना, जैसे कोशिका द्रव्य होता है जो, और न्यूक्लियस, उन दोनों को मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जीव द्रव्य किसको किसको? कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला के बनता है। इस चीज का हमें अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब कोशिका देखो जीव द्रव्य है, ठीक है, जीव द्रव्य है, तो इसके अंदर कौन से मतलब एलिमेंट्स पाए जाते हैं? ठीक है, कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, और कौन से होते हैं वो अपने अभी देखते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया जो इसमें पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है। जो इसके साथ में ये जो मैंने संकेत लगाए ना, ये इसको संकेत है, ये इसके चिन्ह हैं। जैसे ऑक्सीजन को ओ से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को एच से दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को एन से दर्शाते हैं, सोडियम को एन ए, कैपिटल ए नहीं आएगा, मतलब बड़ा ए नहीं आएगा, एन छोटा ए। ठीक है, इसका मतलब पोटेशियम को के से दर्शाते हैं। इस प्रकार से मैंने इनको बांटा है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स होंगे, वसा, प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद में वाटर, जल होता है। अदर्स और कौन से हो सकते हैं? अन्य पेप्सिन हो सकता है, पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। विटामिन कौन से? ए बी सी डी ई और के। ठीक है, इस प्रकार के अपने पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेल से रिलेटेड और जानकारी आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। एक और पार्ट आएगा इस चैप्टर का। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको पीडीएफ्स और भी स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त हो सके। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन किन टॉपिक्स पे ये वीडियो और वीडियोस चाहते हैं। आपको इमेजेस और वीडियोस की सहायता से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा नॉलेज हो सके आपको दूँ, और साथ में जितना सपोर्ट आप मुझे करोगे वो बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।